अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रज़ इश्तियाक़ के नावल हम सफ़र की अगली किस्त। हरीम की फरमाइशी तमाम खिलौने लेने के बाद वो एक अच्छी सी कॉस्मेटिक की शॉप में घुसा। शेड कार्ड्स का तो उसे कुछ नहीं पता था, बस एक अच्छे से कॉस्मेटिक ब्रांड की दर्जन भर नेल पॉलिशें ख़रीदी। सजने संवरने और खूब तैयार होने की शौकीन बेटी के लिए कुछ दूसरी और काफ़ी कलरफुल किस्म की हेयर बैंड, क्लिप्स, हाथों में पहनने की चूड़ियाँ और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह ख़रीदी। दीदा जेब, हार, कड़े, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ वगैरह शामिल थी इनमें। अपनी तमाम शॉपिंग के साथ वो घर पहुंचा और हरीम को गोद में उठाए खैरत ने दरवाज़ा खोला। एक बहुत हसीन, बहुत स्टाइलिश और बहुत मॉडर्न लड़की से वो अभी मिलकर आ रहा था और एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ लड़की उसके सामने थी। सब्ज़ रंग का सादा सा शलवार कमीज़, दुपट्टा, इनकी कपड़ों की कीमत का अंदाज़ा इन्हें देखने से ही हो रहा था। बिल्कुल सीधा बंधी हुई चोटी और धुला हुआ मुँह। उसका पूरा वजूद हर तरह की आराइश और ज़ेबाइश से बेनियाज था। वो इससे पहले बरसों में कहाँ रहती थी और क्या करती थी कभी भी नहीं सोचता था। उसने कभी नहीं सोचा, सोचना चाहता भी नहीं था। इस बात का ख्याल आते ही उसकी रगों में खून खौलने लगा। उसे अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस होने लगी। अपनी बेगैरती का नए सिरे से एहसास पैदा होने लगा। अपनी अना, अपनी गैरत, अपने वक़ार का कत्ल फिर से याद आने लगा। मगर इस सब के बावजूद इन चंद दिनों में किसी शऊरी कोशिश के बगैर, वो कुछ भी ना सोचने के बावजूद इतना तो उसे नज़र आ रहा था कि वो गुज़रे बरसों में जहाँ भी रही, जैसी भी रही, मगर माली मुश्किलात का शिकार होकर रही। हरीम के हाथों में मौजूद बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स को ललचाई नज़रों से देख रही थी। उसे बहुत सारा जूस पीने के बाद अब वो बिल्कुल रेडी थी अपने बाप के साथ खेलने के लिए। ऑरेंज रंग का स्कर्ट और सब्ज़ रंग का ब्लाउज़ पहन रखा था। ये भी उसी का लाया हुआ लिबास था। चंद दिन कबल जब एक अस्पताल से वापसी पर वो आ रहा था तो उसे बच्चों के कपड़े और जूते नज़र आए। खैरत एहसान के पास आने से कबल जब हरीम को इससे छुपाए कहीं नामालूम जगह पर रहती थी, तब वहाँ वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, क्या काम करती थी, उसके ज़राए आमदनी क्या थे, ये वो सब कुछ हरगिज़ नहीं जानता था। मगर इतना बहरहाल उसे चंद दिनों में नज़र आ गया था कि उसने अपनी बेटी को अच्छा लिबास, अच्छी खुराक, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत ज़रूर मुहैया की है। उसने तमाम शॉपिंग बैग्स वगैरह फ़र्श पर रखे और हरीम को गोद में उठा लिया। हरीम को अपने लिए लाए हुए सामान को देखने की बड़ी जल्दी थी। ऑरेंज स्कर्ट था तो ऑरेंज नेल पॉलिश भी ज़रूर चाहिए थी। इसकी बेकरारी पर मुस्कुराना, वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ उसके पास बैठ गया। अपने खिलौने, अपने ढेर सारी नेल पॉलिशें, रंग बिरंगी ज्वेलरी और तमाम चीज़ों को देखकर वो बेतहाशा खुश हो रही थी। खुशी से हंसती खिलखिलाती, कभी एक चीज़ को उठाकर देखती, कभी दूसरी चीज़ को। सच शुक्र के नेल पॉलिश के इस ढेर सारे शेड्स में से एक ऑरेंज शेड भी था। शॉपिंग उलटते ही उसने तमाम नेल पॉलिश में से ऑरेंज नेल पॉलिश की तलाश की। जैसे इन रंगों में अगर ऑरेंज ना होता तो उसकी सारी की सारी शॉपिंग बेकार हो जाती। जीनत से कहो खाना लगा लें। हरीम से उसकी चीज़ों पर रवां तबसरा सुनने के दौरान उसने खैरत की तरफ बगैर देखे कहा। वो सारी हिलाती कमरे से बाहर चली गई। जितनी देर में जीनत ने मेज़ पर खाना लगाया, उसने हरीम के लिए नूडल्स बनाए। कमरे में उन दोनों का खाना लगने की इत्तला देने आई तो बावजूद कोशिश के अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को नहीं छुपा पाई। बेहतरीन किस्म के इटालियन सूट में किसी कामयाब एग्जेक्टिव जैसी लुक रखने वाला शख्स न सर झुकाए पूरे नमाक से इस 4 साल की छोटी शरारती सी बच्ची के हाथों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ़ था। पापा सही से लगाएं। मॉम की तरह एक नाखून पर जो ज़रा सा रंग इधर उधर हुआ तो हरीम ने खफगी का इजहार किया। प्रिंस, ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। लगता है मुझे तुम्हारे खातिर बाकायदा कोर्स के लिए अप्लाई करके सारे काम सीखने पड़ेंगे। हंसकर हरीम से कहते उसे एकदम उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। चलो हरीम, खाना खा लो। वो हरीम के करीब चली आई। हरीम, नेल पॉलिश लगा रही है मम्मा, फिर नूडल्स ठंडे हो जाएंगे तो कहोगी ठंडे हैं, मैं नहीं खा रही। चलो बाकी नाखूनों पे नेल पॉलिश बाद में लगवाना। उसने उसे गोद में उठा लिया। कुछ खफगी भरा मुँह लिए उसने झटपट अपने दोनों हाथों हवा में बिल्कुल सीधे कर दिए कि कहीं उसकी नेल पॉलिश ख़राब ना हो जाए। यही हाल उसके हाथों पे मेहंदी लगाने के बाद हुआ करता था। हरीम को अगले कई घंटों के लिए सुकून से एक ही जगह बिठाना और उसके हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा दी जाए, दोनों
ईदों के अलावा भी मौका बेमौका उसे मेहंदी लगवाया करती थी। वो माँ जितनी सादी थी, उसकी बेटी उतनी ही शौकीन। वो हरीम को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। अशर भी हंसता मुस्कुराता 3-4 मिनट बाद उन दोनों के पास आकर बैठ गया। मज़े आ रहे हैं, नूडल्स खाए जा रहे हैं, और वो भी केचप डाल के। कल के मुकाबले में आज हरीम की तबीयत बेहतर थी। वो अपने हाथों से खुद नूडल्स खा सकती थी, मगर उसकी नेल पॉलिश ख़राब ना हो जाए, इसलिए मेज़ पर दोनों हाथ बड़ी नज़ाकत से, तमाम उंगलियां एक दूसरे से दूर रखकर बैठी थी। हरीम से उसके अपने हाथों से नूडल्स खिला रही थी। शुरू के 2-4 नवाले हरीम ने बड़े शौक़ से खाए, मगर उसके बड़े नवालों को खाने से मना करते हुए बोली, मामा बस और नहीं। क्यों जानू, अभी तो इतने सारे नूडल्स बचे हैं, सब फिनिश करो। अशर भी खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगा। पापा बस टमी फुल हो गई। उसकी भूख, खाना खाने की रग़बत सब बीमारी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। खाना खाने के बाद दोनों मुश्तरका जद्दोजहद से उसे दवा पिलाने में कामयाब हो गए। पापा प्रॉमिस करें, हरीम सोएगी तो आप दूसरे रूम में नहीं जाएंगे। वो बज़ाहिर इसकी बातों पर जितना भी मुस्कुराया हो, मगर अंदर से उसकी बेतबारी ने उसे बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। यानी वो इतनी समझदार और ज़हीन बच्ची है जो ये बात जानती है कि रोज़ जब वो सो जाती है तब उसके पास से उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अंदर से वो उसकी बेतबारियों पर लहूलुहान हो गया। छोटी सी बच्ची कोई जवाब तलबी नहीं करती थी, उससे पिछले 4 सालों का हिसाब भी नहीं मांगती थी, वो उस पर एतमाद भी नहीं करती थी। पापा कहानी लेट कर सुनाएं। अशर ने उसे कहानी सुनाना शुरू की तो फ़ौरन बोली। एक पल कुछ सोचता, जैसे इनकार करते करते रुका, फिर उसके पास लेट गया। अब खुश हो प्रिंसेस? उसकी पेशानी चूमते हुए बोला। उसने फ़ौरन सर हिलाया। उसने कहानी शुरू की तो एकदम से दोबारा बोली, पापा आप यहाँ रहें। प्रिंसेस मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूँ। नहीं, यहीं सोएं, हरीम के पास सोएं। उसने अपने बेड की तरफ इशारा करते हुए बात समझाना चाही। कुछ सोचते हुए अशर ने इकरार में सर हिलाया। वह बेतबारी से बोली, प्रॉमिस करें, हरीम सोएगी तो आप दूसरे रूम में नहीं जाएंगे। खैरत कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले ही अशर ने उसकी फ़ौरन बात मान ली। हरीम रोज़ की तरह कहानी सुनते सुनते सो चुकी थी, मगर रोज़ की तरह वहाँ से नहीं उठा। हरीम उससे लिपट कर सो रही थी। खैरत तकिए से टेक लगाए हरीम के बराबर बैठी थी। लाइट ऑफ करके नाइट लाइट जलाने के बाद दोबारा हरीम के पास आकर लेट गया। उसे मोहब्बत से देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो आंखें खोले एक ही ज़ाविये से पूरी रात बैठी रही थी। ना उसने आंखें बंद की थी, ना सोने की कोशिश की थी। कोशिश करती तब भी नींद नहीं आ सकती थी। हरीम को उसके ऊपर टांगे रखकर सोने की आदत थी। इस वक्त भी वो वैसे ही सो रही थी। पता नहीं क्या हुआ, मगर जब उसकी बीमारी से बाखबर हुई, उसकी कोई भी बात रद्द करने का दिल नहीं चाहता था। पहले उसकी अच्छी तरबियत करने की खातिर उस पर सख्ती, डांट डपट, रोक टोक सब कुछ कर लेती थी, पर अब तो जी चाहता था कि जो कुछ वो कहे लम्हे भर में उसके सामने हाजिर कर दे। हरीम के गिर्द बाजू फैलाए वो शख्स गहरी नींद सो रहा था। उसे यूँ गहरी नींद सोते उसने पहले भी बेशुमार बार देखा था। उसकी यादों में बरसों पहले के वो मंजर महफूज थे, जब उस शख्स की मोहब्बत में दीवानी थी, जब जागते में उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने से कतराया करती थी, हिचकिचाती थी, मगर जब वो गहरी नींद सोया होता तब वो बारहा उसके खूबसूरत नकूश वाले चेहरे को टकटकी बांध कर देखा करती थी। सोते में एकदम बहुत नरम, बहुत सच्चा, सादा, रोशन सा, बेतासुर चेहरा इतने बरसों बाद आज वो उसे अपने से थोड़े से फासले पर सोया देख रही थी। तब भी वही नरमी, वही सच्चाई, वही सादगी, रोशनी उसके चेहरे पर फैली नज़र आ रही थी। चेहरे तो हमेशा धोखा ही दिया करते हैं। गहरी नींद में सोया ये शख्स, ये जो सोते हुए बहुत सच्चा, बेहद मासूम और अच्छा इंसान नज़र आ रहा है। इसके जुल्म और सफाकी का इससे बढ़कर गवाह और कौन हो सकता है। वो पूरी रात जागी थी। इसी तरह एक ही ज़ाविये से बैठे बैठे उसका जिस्म बुरी तरह कर रहा था, मगर उसने बेड पर अपनी टांगें फैलाकर सीधी तक नहीं की। 4 बजे वह बहुत आहिस्तगी से, बड़ी एहतियात से हरीम के पास से उठी। कोई भी आवाज़ पैदा किए बगैर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे कमरे के बाथरूम से वज़ू करके लिविंग रूम में आई और कारपेट पर जायनमाज़ बिछाकर क़िबला रूख खड़ी हो गई। उसकी आंख खुली तो घड़ी 8:30 बजा रही थी। इतनी गहरी, इतनी गफलत की नींद। वो मुँह अंधेरे उठने वाले लोगों में से था। वो ऑफिस के लिए लेट हो गया था। 9 बजे एक मीटिंग थी और अभी उसे शेव करना, नहाना था, तैयार होना था, फिर आधे घंटे की ऑफिस की ड्राइविंग थी।
बौखलाकर वो एकदम बिस्तर से उठने लगा, मगर उसके हाथ पे रखे हरीम के सर ने उसे दोबारा उठने से रोक दिया। वो गहरी नींद सो रही थी। वो उसकी नींद ख़राब किए बगैर बिल्कुल खामोशी से उसके पास से उठना चाहता था, मगर उसकी रात की बेएतबारी से भूली नहीं थी। वो उसे जगाकर ही दिखाना चाहता था कि वो पूरी रात उसके पास सोया है, उसके साथ सोया है, उसे छोड़कर नहीं गया। वो कुछ पल यूं ही लेटा उसे सोया देखता रहा। फिर साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर उसने ऑफिस अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आज ऑफिस पहुंचने में कुछ देर हो जाएगी और ये इतला दी कि मीटिंग का वक्त तब्दील करवा दो। और फिर फ़ोन बंद करके हरीम को प्यार से जगाने लगा। प्रिंसेस उठ जाओ, सुबह हो गई है। मगर उसके हिलाने जुलाने और आवाज़ देने पर भी नींद को खैर बात कहने को प्रिंसेस आमादा ही नहीं थी। आंखें खोलकर बस ये देख लो कि पापा रात को कहीं नहीं गए, तुम्हारे पास ही सोए हैं। उसे गुदगुदाना चाहा। पापा सोने दें, हरीम ने आंखें खोले बगैर नाराज़गी से कहा और फिर दूसरी तरफ करवट कर ली। जाग चुकी थी, मगर अभी भी आंखें खोलने और बिस्तर से उठने के मूड में नहीं थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी बेटी ने आज सुबह जागने पर उसे अपने करीब पाया है। वो हरीम की बेएतबारियों को कुछ थोड़ा बहुत एतबार देने में कामयाब हो गया था। खिरत ने अपनी पढ़ाई के औकात तब्दील कर लिए थे। वह अब उसकी मौजूदगी में ख़ुसूसन रात में बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी से दोपहर में घर वापस आकर उसे कोई दूसरी मसरूफियत पढ़ाई से नहीं रोके। इस गर्ज से अब उसने रोज़ाना क्लासेस ख़त्म होने के बाद मज़ीद स्टडीज़ के लिए कैंपस में अपने ग्रुप के अफराद के साथ चंद घंटे रुकना शुरू कर दिया था। पहले अगर यूनिवर्सिटी से वापसी 2:30 बजे हुआ करती थी, तो अब 4 साढ़े 4 बजे होने लगी।